सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी रिवायती जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन सब आज़ादी के रंग में रंगे हैं। सच है कि जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न ऐसे ही मनाती हैं, लेकिन तल्ख हकीकत यह भी है कि 1947 से लेकर 2023 तक दायरों का सफ़र है जो आज भी जारी है। आज़ादी के 75 साल पर नज़र दौड़ाएं तो कुछ भी नहीं बदला। 2 वक्त की रोटी का हुसूल कल भी अवाम का मसला था, आज भी है। बुनियादी मसाइल जो 7 दिहाइयाँ पहले हमारी जान को लाहक थे, आज भी वहीं के वहीं हैं। हम बार बार सैलाब में डूबते हैं, आर्मी इमदाद के मुंतज़िर रहते हैं, लेकिन हर बार डूबने का मुस्तकिल हल नहीं निकालते। कहने को ज़राई मुल्क है और हमेशा आटे का घाटा रहता है। कभी चीनी नायाब हो जाती है और कभी टमाटर की कीमत हमारी गुर्बत का तमस्खुर उड़ाती है। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये जुमला सुनते सुनते बच्चे बुजुर्ग बन गए। आज भी ये सवाल नई नस्ल के लबों पर मचल रहा है कि क्या यही वो पाकिस्तान है जिसका इकबाल ने ख्वाब देखा, जिसके हुसूल के लिए कायद आज़म ने लाजवाल जिद्दोजहद की, जिसके लिए हमारे आबा अजदाद ने जानों की कुर्बानियां दी। हमने आज़ादी तो हासिल कर ली, मगर मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच सके? देखा जाए तो इस मुश्किल सवाल का जवाब आज काकुल मिलिट्री एकेडमी में आज़ादी परेड की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब भी है। आर्मी चीफ ने यौम आज़ादी की अहमियत और पाकिस्तान की तख्लीक के पसे पर्दा जज्बे को जानने की ज़रूरत पर जोर दिया। इनका कहना था, पाकिस्तान वसाइल से माला माल है, ज़रूरत है तो सिर्फ ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के उसूल पर कारबंद रहते हुए इन वसाइल से दुरुस्त अंदाज से फ़ायदा उठाने की। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि अवाम मुत्तहिद होकर खड़े हों और अपनी ज़ात से बालातर होकर पाकिस्तान की खिदमत करें, तो कोई वजह नहीं कि हम अपनी मंजिल ना हासिल कर सकें। पाक फौज ज़राअत, मादनियात और IT के शुबों के जरिए पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए कमर कस चुकी है। पाकिस्तान की तरक्की का ये प्लान है क्या, और आर्मी चीफ की ये कोशिशें कितनी बारावर साबित होंगी? इसी से हम आगाज़ करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह और सदीक जान मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, हमने देखा आर्मी चीफ ने तो खिताब किया, उसके बाद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी बात की है और उन्होंने कहा है सियासतदान और स्टेक होल्डर्स दर गुजर का रवैया अपनाएं। क्या आपको ऐसी कोई सूरत नज़र आती है कि आज के दिन सियासतदान भी एक हो जाएं, स्टेक होल्डर्स? ज़ाहिर है कि उसमें मेरा ख्याल है उनकी मुराद यकीनन हमारी जुडिशरी से, इस्टेब्लिशमेंट, तमाम इदारों से भी होगी। तो ऐसा कोई आपको आज के दिन कुछ होता नज़र आ रहा है? देखें, स्टेबिलिटी तो जिसे कहते हैं ना, नीड ऑफ दी आवर वो है। उसकी वजह यह है कि कॉपरेशन जब भी नहीं हुई इस मुल्क के अंदर, चाहे वो सियासी क़यादत की हो, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल जो हायरार्की है उसके दरमियान, उसका नुकसान हमने यही देखा है कि एक 70 साल का, जिस तरह से इंट्रोडक्शन में आपने कहा है कि जो सर्कुलर एक जर्नी है कि हम वहीं से शुरू होते हैं, वहीं पर आ जाते हैं, एक ही मिस्टेक्स हैं जिनको हर दौर में रिपीट करते हैं, वही सियासी नापुख्तगी है, वही सियासत में तीसरी क़ुव्वत पैदा होती है और उसके बाद में निकाल दी जाती है। तो ये सूरत हाल इसलिए विटनेस करनी पड़ती है कि जो नेचुरली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इवॉल्व होने नहीं दिया गया, या फिर वो ख़ुद नहीं हो सकें। और अब तक आप देख लीजिए कि सियासतदान जो हैं वो बहुत से फ़ैसले करते हुए वो सहारा गैर सियासी क़ुव्वतों का भी लेते हैं और इसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग पावर भी नहीं रखते। तो ज़रूरत तो इस अमर की है कि डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी आए और साथ साथ एक डायरेक्शन मुल्क को मिले, पता चले कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपका मुआशी निज़ाम कैसा होगा, आपका 20 साल का 25 साल का प्लान क्या है। या फिर ये जो क्राइसिस हम देख रहे हैं, अभी दोबारा से खबर चल रही है कि 15 रुपये पेट्रोल महंगा होने का इम्कान है 14 अगस्त के दिन भी। तो इस सूरत हाल में लगता यही है कि इन्फ्लेशन की अगर हम बात कर लें, या इसके अलावा मुल्क में पॉलिटिकल विच हंटिंग हम पिछले 7-8 साल की तारीख अगर देखें तो शायद ज़िया-उल हक साहब की दौर के बाद अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा हुई है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर सियासतदान एक दूसरे से बदला लेना बंद कर दें, जैसे ही ताकत में आएँ तो अपोजिशन को जेल में रखने की ख्वाहिश को छोड़ दें और ऐसी कानून साजियाँ ना करें जिसमें कल को जाकर वो ख़ुद उसके शिकंजे में फंस जाएँ, तो शायद बहुत सी बेहतरी हो सकती है। और आरिफ अलवी साहब ने ये जो पैगाम दिया है, मेरा ख्याल है कि उनको भी, जो उनकी अब जिस पार्टी से उनका ताल्लुक़ रहा है, उस पार्टी को भी ये सीखने की ज़रूरत है, PMLN को भी सीखने की ज़रूरत है, पीपल्स पार्टी को भी, क्योंकि तकरीबन 20-25 साल हो चुके हैं मुशर्रफ साहब जब से आए, उसके बाद से अब तक आप देख लीजिए कि वो तसलसल से वो सिलसिला बरकरार है कि जो भी गवर्नमेंट होती है, जो उसकी अपोजिशन होती है, वो तमाम मसाइल का शिकार होती है, और जब ये पैराडाइम रिवर्स होता है तो वही सारी मुश्किलात उसी अपोजिशन पे आ जाती हैं। तो क्या ही अच्छी बात हो
अगर के विजनरी पॉलिटिक्स की जाए इस मुल्क के अंदर, सोचा जाए कि अगर हम आज एक कानून साजी करते हैं तो 5-6 साल बाद उसका शिकार हो सकते हैं। और ये भी सोचें कि जो पॉलिसी बना रहे हैं वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ना हो, वो मुल्क की बेहतरी के लिए हो। अच्छा सिद्दीक, जिस तरह हम बात कर रहे हैं सदर पाकिस्तान के ख़िताब की भी, और आगे हमने बात करनी है नए निगरान वज़ीर आज़म की, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी भी थी, वहाँ सदर ने ख़िताब भी किया। तो इस खिताब के दौरान या इस तकरीब के दौरान कौन कौन वहाँ पर था, कौन नहीं था, क्योंकि इससे भी अंदाज़ा होता है कि किस तरह से केयर टेकर सेटअप चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज जो तकरीब बरदारी थी निगरान प्राइम मिनिस्टर की, इसमें नून लीग मुकम्मल तौर पर गायब थी। नून लीग की काबीना के जितने बड़े बड़े आपको नजर आते थे वुज़रा, जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, जो किसी से संभाले नहीं जाते थे, आज वो यहाँ पर नहीं थे। आज पीपल्स पार्टी की अहम क़यादत यहाँ पर नहीं थी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत परेशान थे, और मैं वहाँ पे नहीं था, लेकिन जो हमारे वहाँ पे दोस्त वहाँ पे जिन्होंने आज वहाँ पे अटेंड की, उन सबसे मेरी बात हुई। शहबाज शरीफ साहब बहुत परेशान थे और शहबाज शरीफ साहब को कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था, और शहबाज शरीफ साहब बहुत टाइम से तकरीब से चले गए थे। और इसी से आपको अंदाज़ा होता है कि इन सियासी जमातों को ये अंदाज़ा हो गया है कि हमारे साथ हाथ हो गया है। कि आप ये देखें कि नून लीग नून लीग के 40-50 मिनिस्टर्स और मेन लोग थे काबीना में, जो इनके सेंट्रल लीडरशिप में कंसीडर होते हैं, कोई भी उनमें से नहीं था। टोटल इनके 4 लोग थे, नून लीग के 3 लोग, चौथे शहबाज शरीफ साहब थे, उनके अलावा जो है वो शकील अवान साहब थे, अमीर मकाम साहब थे और कांजू साहब थे। अब मुझे बताएं कहाँ हैं वो सब, वो जो असल वुज़रा जो और असल जो इनकी जो लीडरशिप, जो बड़े आड़े हाथों सबको लिया करते थे, जो गालम गलोच करते थे, उनमें से कोई नहीं था। पीपल्स पार्टी से ना आसिफ अली जरदारी थे, ना बिलावल भुट्टो जरदारी थे, और उनमें से भी कुंडी साहब थे, कमरजुमा कायरा साहब थे, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, और शीर रहमान साहबा थी। और बाकी भी आपको पता ही है कि सब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार जो है वो ऑफ कैमरा जरूर कर रहे हैं, ऑन कैमरा नहीं करते। ऑन कैमरा तो हालात और सूरत हाल ये है कि उन्होंने खुशी शाह साहब ने एक बयान जारी कर दिया कि इनका नाम कहाँ से आया हमें तो पता ही नहीं था, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने चैनलों की मिन्नतें करके और शादिया मरी साहबा का बयान चलवाया कि हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है निगरान प्राइम मिनिस्टर पर, और हमने इख्तियार शहबाज शरीफ साहब को दिया था, उन्होंने जो किया है तो बस ठीक है। यानी इस हद तक खौफ है। और नून लीग का आप देखें कि नून लीग अगर इतना ही नून लीग की इसमें मंशा शामिल थी तो नून लीग खुद नाम देती थी ना इनका। यानी बाप जो है वो हुकूमती इत्तेहादी है, लेकिन हुकूमती इत्तेहादी जमात के एक रुकन का नाम निगरान प्राइम मिनिस्टर के तौर पर राजा रियाज साहब ने दिया है। तो ये अंदाजा हो गया इन जमातों को। इसी वजह से आपको मियां साहब मुकम्मल तौर पर खामोश नजर आते हैं, मरीम नवाज साहब इस मामले पे मुकम्मल तौर पर खामोश नजर आती हैं। फिर आप एक और चीज देखें, इनको पहले 3 हफ्ते पहले से पता चल गया है, जब से दुबई में मुलाकातें हुई हैं कि हमारे साथ हाथ होने जा रहा है और इसाक डार साहब को नहीं बनने दिया जाएगा। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि चेयरमैन पीटीआई, जिनकी ऐसे लगता था कि जानी दुश्मन है मुस्लिम लीग नून और खास तौर पे मरीम नवाज साहबा, लेकिन आप देखें कि उनकी गिरफ्तारी पे अब ये जो बयानिया बनवाया जा रहा है कि देखें जी वो इतने मेच्योर हो गए हैं सियासत में कि उन्होंने देखें कोई रिएक्ट नहीं किया। सर वो मेच्योर नहीं हुए सियासत में, उनको असल में पता लग रहा है कि भाई ये उनके साथ जो हुआ है उससे ज्यादा बदतरीन हमारे साथ हो सकता है और होने जा रहा है। इसलिए आपने देखा मरीम नवाज साहब ने उस पर कोई ट्वीट नहीं किया, नवाज शरीफ साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया। फिर उसके बाद मरीम नवाज साहबा जो चेयरमैन पीटीआई की एहलिया के हवाले से मतलब हर फेक स्टोरी के ऊपर, हर चीज के ऊपर झूठे इल्जामात लगाना, तकरीरें करना, सारी चीजें करना, ये जो डायरी वाला किस्सा है उस पर भी उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। तो सर और एक चीज मैं आपको बात लंबी हो गई है लेकिन बता दूं अभी से, मैंने आपको पहले एक एहतसाब वाली बात बताई थी कि कुछ मिनिस्टर्स का और उनका एहतसाब होने जा रहा है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट खबर ये दे रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को जो है वो लिस्टें दी गई हैं और पीपल्स पार्टी को लिस्टें देकर कहा गया है उन लिस्टों में जिन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के नाम है कि ना तो ये टीवी पे नजर आएंगे आपकी तर्जमानी करते हुए, ना ही आप इनको टिकट देंगे, और अगर आप इनको टिकट देंगे तो आपका टिकट जो है वो ज़ाया तस्वुर होगा। अब अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग आगे आना चाहते हैं, इक़्तिदार लेना चाहते हैं, तो उन लोगों को इनको टिकटें देनी होंगी और आगे लाना होगा जो फाइनेंशियली क्लीन है, जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात नहीं है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिससे आपको आने वाले वक्तों में पता चलेगा। पीपल्स पार्टी को लिस्टें दे दी गई और नून लीग को लिस्टें दे दी जाएंगी। ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, लेकिन आपकी पहली खबर भी जो नाम के हवाले से थी कि जो भी नाम सामने आ रहे हैं नाम पहले से इन डिसाइड होगा या इनको नहीं पता होगा, और ये बात अब रिपोर्ट हो रही है कि राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब को चंद घंटे पहले ही नाम का पता लगा था और बस ये अनाउंस होने से पहले। मुज़म्मिल अभी तो बने ही हैं, अभी तो हलफ ही उठाया है निगरान वज़ीर आज़म ने, लेकिन आप देखिए कि मेंगल साहब का ख़त पहले आ जाता है और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी आप देखिए खुर्शीद शाह साहब की बात हो, और आज मुझे भी ये मिली है, मेरे ज़राए से ये खबर है कि नून लीग में भी बहुत से लोग खुश नहीं हैं
बहुत से लोग अनवरुल्लाह काकड़ के नाम पर, और बड़े सीनियर लोग खुश नहीं हैं। तो ये जो बात हमने जहां से शुरू की थी कि जी सारे इकट्ठे हुए, ये तो विद इन पार्टीज इस वक्त ये हो गया है। तो निगरान सेटअप तो अभी से कंट्रोवर्शियल हो गया। मिंगल साहब का जो खत है उसमें जो लैंग्वेज है वो पूरी लैंग्वेज ऑन एयर भी नहीं शायद पढ़ी जा सकती, ऐसी सी बातें उन्होंने कर दी बीच में। देखें, इस पे मेंगल साहब के ख़त के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि चूंकि वो सियासी हरीफ हैं उनके, इसीलिए ऐसी बयानबाजी हो रही है और इसीलिए वो मुखालिफत कर रहे हैं। तो फिर राना साहब से ये सवाल है कि अमल वली खान तो उनके सियासी हरीफ नहीं है, वो तो KP से हैं, तो वो क्यों फिर मुखालिफत कर रहे हैं काकड़ साहब की, इसका जवाब दे दें। या तो दूसरी बात, राना साहब ने ये कहा कि हमारी प्रेफरेंस ये थी कि छोटे सूबे से हो, और साथ प्रेफरेंस ये भी थी कि बलोच हो। तो शायद उनको इल्म नहीं है कि ये पश्तून ट्राइब से हैं, उनको ये भी नहीं पता। लेकिन ऑब्वियसली जो उनको जो रीज़न वो पेश कर रहे हैं वो हक़ाइक़ से मुनाफी है। उसकी वजह यह है कि जो पहला राउंड हुआ था राजा रियाज साहब की मुलाकात का वज़ीर आज़म से, उसमें जो 6 नाम थे, उस 6 में ये नहीं था, और उस 6 में ये इसका तज़किरा भी नहीं हुआ। और जिस दिन अनाउंस हुआ है दोपहर के रोज़, उस दिन सुबह के वक्त तक इसहाक डार साहब के नाम पे पूरा जोर लगाते रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब भी बाहर बैठ के, शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ पे, और आखिरी बॉल तक जिसे कहते हैं ना, कोशिश करते रहे हैं कि इसहाक डार साहब जो है वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाएँ। लेकिन बिलाखिर वही होता है जहाँ से कहना चाहिए कि ये लोग पावर ड्रॉ करते हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज़ शरीफ साहब हो। तो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी में इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट उनके अपने भाई शहबाज शरीफ हैं। उसकी वजह यह है कि वो ऐसा माहौल बना कर गए हैं और इस नौइयत के फ़ैसले करके गए हैं, और ऐसी शख्सियात को जो है वो इक़्तिदार सौंप के जा रहे हैं, जिसके बाद नवाज़ शरीफ साहब का वापस आना हमने उनकी वापसी पे तफसील से आगे बात कर रहे हैं, तो लिहाजा बिल्कुल उस पर आगे चल के मज़ीद भी डिटेल उस पर करते हैं रिवील। लेकिन यहाँ पर काकड़ साहब के हवाले से ये है कि इनको जिस तरह से नून लीग के अंदर बात आप कर रहे थे कि एक डिवाइड नज़र आती है, तो वो इसीलिए है कि ये नाम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं गया, और ये नाम अर्लियर डिस्कशंस में भी नहीं था। और अब कुछ ऐसी शख्सियात जो कि इस सारे सेटअप का हिस्सा नहीं है, उन्होंने 2 महीने पहले फ़ोन करके काकड़ साहब को बताया था कि आप तैयारी पकड़ लें। अच्छा, तो उसके बाद किसी और को पता भी नहीं लग नहीं सका। किसी और को नहीं। राजा रियाज साहब इतना कह के फारिग हो गए जी, मेरा तो इतना ही काम था, मैं तो फैसलाबाद जा रहा हूँ। जी, उनका काम तो अब यानी वो नाम देने वाले जाने और वज़ीर आज़म, बाकी काम उनका इलेक्शन में होगा ना, वो हम देख लेंगे जब वो दोबारा वापस आएंगे ईवान में, जो कि इसके बगैर वो आना नामुमकिन था। आपको पता है जितनी कि उनकी वोटर बेस है। तो ये सबको अपनी वापसी का जो रास्ता चाहिए, जो सदीक जान बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी इतनी आसानी से मान जाएगी? जो लिस्ट उनको दी जाएगी वो कहेंगे अच्छा जी ठीक है, नून लीग को लिस्ट दी जाएगी, भाई ये माइनस है, बाकी लोगों को आपने इलेक्शन में उतारना है तो उतार लें, आपकी मर्जी है। देखिए पीपल्स इस वक्त नवाज शरीफ साहब आ सकते हैं इस वक्त, यानी अब ये बिल्कुल ताबेदारी मुसलसल रहेगी, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने, बल्कि सदीक पहले आप इस पर बात कर लीजिए कि जो बात चूंकि आप करते रहे कि ताबेदारी बहुत कर रहे हैं, अब शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म का बयान भी आ गया कि 30 साल से मैं आंखों का तारा हूं, तो अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ भी उसी पर चलेंगे। वो एक किताबी बातें थी जो नारे थे वोट को इज्जत दो के, तो अब ये जो लिस्ट दी जाएगी उसी के मुताबिक फिर यानी ये मैदान में उतरेंगे। अब ये नून लीग ने डिसाइड नहीं करना कि कौन इलेक्शन में आएगा, किसको टिकट देना है नहीं देना, अब यानी इन्होंने अपनी जमात तक भी सारा कुछ रख दिया है। देखें उसामा भाई, नवाज शरीफ साहब उस रास्ते पे चलेंगे नहीं, चल रहे हैं, और चलने के वादे के बाद ही सब कुछ हुआ है। और मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा था कि उस आसान रास्ता में, वो आसान रास्ता में आता है, और अब वो उस आसान रास्ते पे चल रही हैं। क्यों नहीं वो को पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही, क्यों नहीं वो बयान दे रही। फिर जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवात में जो जलसे में खिलाफ किया था, बजट पास नहीं होने देने के, फिर नहीं होने दिया था। फिर ये जो कहते रहे कि हम पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन चाहते हैं और CCI मंजूरी हम इख्लाफ करेंगे, क्या इन्होंने इख्लाफ किया है? ये निगरान प्राइम मिनिस्टर के मामले पर उन्होंने इख्लाफ किया है। देखें सर, जो इनके करप्शन केसेस हैं वो सबसे बड़ी इनकी मजबूरी है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। 42 सिर्फ एक जो मामला फेक अकाउंट्स का, उसमें 42 रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट ने दायर करने का हुक्म दिया था नैब को। ये तो फिर नैब के ज़ाहिर है कानून बदल गया और सारी चीजें हो गई, तो इसलिए ये इनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये बिल्कुल बात मानेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बात ना माने, तो ये इस चीज को बात मानेंगे। अच्छा, मैं एक चीज और उसाम भाई कह दूं कि इस पे हम वैसे कल बात करेंगे, ये बल्कि इस पे ज्यादा बेहतर बात तो मुजम्मिल भाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और स्टूडेंट्स के भी, उनके पेरेंट्स के भी, कि जो कैम्ब्रिज वाला इशू है A लेवल के तलबा का, जिसमें वो बता रहे हैं कि 9 मई को जब चेयरमैन PTI जो हैं वो गिरफ्तार हुए,
तो उसकी वजह से इम्तिहानात कैंसिल कर दिए गए और उसके बाद एवरेज जो है वो मार्किंग की गई है और उसमें तलबा जो है वो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि उनके साथ जो है वो बड़ी ज्यादती हुई है, उनके ग्रेड नहायत ख़राब आए हैं और जिन तलबा को ए और बी ग्रेड की तवक्को थी और उनके DE ग्रेड आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये इंतहाई गैर मुनसफाना और उनके साथ जो है वो ज्यादती हुई है और जो मेहनती और ज़हीन तलबा हैं उनके मुताबिक जो है उनकी ग्रेडिंग उस तरह से नहीं हुई जिस तरह की उनके जो उनकी सलाहियत थी। तो इस पर मैं चाहूँगा कि मुजम्मिल भाई भी बात जरूर करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का कंसर्न है और बहुत ज़्यादा तलबा शदीद जो है वो ज़हनी एक तनाव का शिकार हैं। तो इस पर ज़रा कल अगर हम तफसील से भी बात कर लेंगे और मुजम्मिल भाई इस पर ज़रा बात कर लें तो ज़रा बेहतर हो जाएगा क्योंकि ज़ाहिर है ये असल इशू है पाकिस्तान के। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और अगर वो इस ज़हनी कैफियत में या ये तो उनके लिए बहुत ही दुख की बात होगी कि इस तरह से अगर ग्रेडिंग कर दी जाती है। मुजम्मिल बहुत अजीब बात है। देखिए इसमें तो मुझे भी कल से मैं देख रहा हूँ कि एक अंबार है मैसेजेस का और अच्छे खासे डिस्ट्रेस में और डिप्रेशन में हैं बच्चे क्योंकि फ्यूचर सारा इसी पर डिपेंड कर रहा होता है कि ग्रेडिंग अगर आपकी फेयर नहीं है तो आप आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं ले सकते और कुछ तलबा ऐसे भी हैं जिन्होंने हज़ारों डॉलर्स में फ़ीस जमा करवाई हुई है ओवरसीज़ में लेकिन उसके बावजूद जो रिज़ल्ट आया अब किसी के मुझे एक मैसेज कल आया जिसमें एक बच्चा मुझे कह रहा था कि 6 स्ट्रेट एज आए हैं मेरे और जो दूसरा रिज़ल्ट आया उसमें एक भी ए नहीं है और ये बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं रखता जो इससे पहले रिज़ल्ट है उसमें और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी जा रही। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये जो मल्टीपल तालीमी निज़ाम है ना कि एक गवर्नमेंट सेक्टर का निज़ाम है, एक प्राइवेट स्कूल का है, एक कैम्ब्रिज का है और यही वजह है कि रेगुलेशन तो है नहीं। उसकी वजह यह है कि आपने ये जो भारी भरकम फ़ीसें बच्चे देते हैं उनके रहमो करम पे छोड़ दिया, इनको गवर्नमेंट तो इंटरवीन नहीं करती बीच में। तो मेरा ख्याल है कि इस प्लेटफॉर्म से हमें भी ये मुतालबा करना चाहिए कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे और वो इन बच्चों की खबर ले कि इनके साथ जो मुस्तकबिल के लिए इनके साथ हो रहा है वो रिवर्स हो सके। अदरवाइज़ ये वो स्टेज होती है जब तालिब इल्म सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में होता है जब रिजल्ट इस तरह से उसका फ्यूचर्स पर डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, किस जगह पर जाना है, उसने किस शोबे में जाना है, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या किसी में, बिजनेस में, आर्ट्स में, जिसमें भी, तो वो तो इन्हीं पर डिपेंड कर रहा होता है। तो उसका तो बिल्कुल सारा फोकस ही हिल जाता है। वो प्लानिंग कुछ कर रहा है और उसने मेहनत की भी है और कुछ और आ गया तो उससे तो वो। और जहाँ तक मुझे पता है कराची प्रेस क्लब के बाहर भी शायद कोई एहतजाजी मुजाहरा आज किया गया इसी हवाले से और मजीद भी शायद हम देखें इस पर। तो कल डिटेल से इस पे जो फैक्ट्स हैं वो भी लेकर आएंगे और बात करेंगे। अच्छा, अब ये बात जो की जा रही है जिस तरह ताबेदारी की, बिलावल ने जो आखिरी तकरीर की, बिलावल भुट्टो साहब ने, चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने तो फिर इसका मतलब है ठीक कहा कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जिस तरह 30 साल आपने गुजारे हैं तो हम समझ रहे थे कि हम आगे 30 साल शायद वक्त गुजारे लेकिन उसी तरह गुजरेंगे अब पाकिस्तान। देखिए इसमें तो इसके अलावा ये जो निगरान वज़ीर आज़म के बाद जो सेटअप आएगा उसके अंदर भी इन लोगों को जो है वो होप्स बहुत कम है। अब उसमें अभी तो जलील अब्बास जिलानी साहब का भी नाम है, हफीज़ शेख साहब का भी। हफीज़ शेख साहब का तो चलो नहीं कह सकते लेकिन जलील अब्बास जिलानी साहब अगर आते हैं तो फिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनको जोड़ा जा रहा है वैसे तो। लेकिन आप ये देखें ना कि इसमें पॉलिटिशियंस कितने हैं क्योंकि ये जो लंबी फहरिस्त है जिसमें इम्कानात की हम बात कर रहे हैं, इसमें हफीज़ शेख साहब का नाम है, जिलानी साहब का नाम है, शुएब सडल साहब का नाम है, गौर एजाज साहब का नाम भी है जी, तो हसन बून साहब का नाम भी है। तो पॉलिटिकल क्लास तो माइनस है इससे। वही वो चीज़ जो कंसर्न शो किया जा रहा था कि अगर टेक्नोक्रेट सेटअप आता है कम्प्लीटली और साथ साथ ये 6-8 महीने की हुकूमत है, इख्तियारात भी ज़्यादा इंजॉय करेगी पहले से, तो इसका मतलब यही है कि फिर जो पॉलिटिकल क्लास है वो खैर मनाए। अपनी पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे हैं, मैं तो ओवरऑल तमाम पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ कि शायद कोई पार्टी सेफ फील नहीं कर रही इस मौके पे सिवाय शहबाज शरीफ साहब के जो कल परसों बयान देकर गए हैं कि मैं 30 साल से आंखों का तारा हूँ स्टेट का। तो ठीक है, उन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया लेकिन बाकी पार्टीज़ जो हैं वो उनको देखना पड़ेगा। सिद्दीक, आप क्या कहते हैं केयरटेकर सेटअप में काबीना के जो नाम आ रहे हैं इस पर? ये बात तय हो गई है। आपने देखा ना KPK के निगरान जो सेटअप था उनसे जो इस्तीफे लिए गए हैं उसके बाद एक चीज तय हो गई है कि इदारे ये चाहते हैं कि न्यूट्रल निस्बतन न्यूट्रल चेहरे आए और जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन वो ना हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो दावा कुछ और करती रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का दावा दुरुस्त था या गलत था ये बहरहाल साबित हो जाएगा अगले एक आध दिन में। वो ये कहते हैं कि हमें ये बिल्कुल कम्युनिकेट किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपका कोई उससे लेना देना नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का डिसाइड हम करेंगे, लेकिन आपके पास जो है वो नीचे आप अपने अपने नाम देते हैं, वजीर आपके होंगे। अब अगर इधर इस तरह के वजीर आने हैं तो फिर KPK में क्यों उनसे इस्तीफे लिए गए? तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह के कोई इनके मर्जी के उस तरह से वजीर आ जाएंगे, क्योंकि ये तो कह रहे थे कि जनाब वो उधर से PMLN से साग डार साहब और एक आध और है उनको कंटिन्यू करवा लें, इधर से श्री रहमान साहब को कंटिन्यू करवा लें। इस तरह से ये चीजें कह रहे थे कि निगरान सेटअप में भी इन्हीं लोगों को ले आए। तो मुझे ये चीज बहुत मुश्किल लगती है। मेरा ये ख्याल है कि
इदारों ने डिसाइड कर लिया है कि अगर एक पॉपुलर जमात को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है तो फिर ये नहीं हो सकता कि उनको साइडलाइन कर दिया जाए और बैलेंसिंग एक्ट शायद ये होने जा रहा है। क्या इस बैलेंसिंग एक्ट में कहीं मियां नवाज शरीफ साहब की जगह बनती है? इस बारे में हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्योंकि जब वो जा रहे थे तो चले भी गए थे तो वोट को इज्जत दो का नारा था, लेकिन फिर उन्हीं लोगों जिन पर इल्जाम लगाया उन्हीं के साथ डील करके फिर उन्हें हुकूमत भी दी। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, इस पर बहुत ज़्यादा बात होती रही है, चर्चा बहुत है। बहुत उम्मीदें थी कि जी उनके भाई की अब हुकूमत बन गई थी तो अब तो वो वापस आएंगे। ऐलानात होते रहे कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, 2-3 माह बाद आ रहे हैं, और इस पर कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। अभी शहबाज शरीफ साहब ने अभी हाल ही में कहा कि बस जी वो आ रहे हैं, कैंपेन चलाएंगे, फिर साथ ही कहा अभी कुछ कह नहीं सकते। तो ये वजह क्या है? क्यों कभी लगता है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और बार बार वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब के जी वो वज़ीर-ए-आज़म वो होंगे, चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म वो होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि अब पॉलिसी वही होगी जो शहबाज शरीफ साहब लेकर चले हैं, वही सब पॉलिसी होगी। तो अब मियाँ साहब अभी तक क्यों नहीं आ रहे जब पॉलिसी भी क्लियर है, हर तरह से चीज़ें भी बड़ी सेटल हो गई, मामलात भी बड़े आगे चल गए? तो मुज़म्मिल, क्या वजह क्या लग रही है कि मियाँ साहब अभी तक वापस क्यों नहीं आ पा रहे? जबकि जिस तरह से ख्वाजा आसिफ की अगर बात करें तो वो कह चुके हैं कि जी उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल कमर बाजवा, उनकी मर्ज़ी के बगैर वो बाहर नहीं जा सकते थे। फिर 2019 में ही हमारे राबते हो गए थे, तंग आ चुके थे जी वो साबिक जो हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की उनसे, और फिर जिस तरह से सारा कुछ हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अब तो चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं क्या कुछ होता रहा उस वक्त। तो उसमें उस वक्त में ये हासिल नहीं कर सके, उसमें भी ये शामिल कर लेते डील के जी मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे। इसका मतलब है तब ये चीज़ें तय नहीं हुई थी। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ तो क्लियर करनी पड़ेगी कि PMLN को हम एज अ पार्टी एक पार्टी समझना आप छोड़ दें, क्योंकि एक PMLN A है, एक PMLN B है। तो जो A है वो नवाज़ शरीफ साहब की सोच से मुताबिकत रखने वाले 3-4 रहनुमा जो उनके हम ख्याल भी हैं। जावेद लतीफ़ साहब की मिसाल दे देता हूँ, या किसी हद तक ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर लें अगर, तो वो जो हैं वो शहबाज शरीफ वाला रास्ता इख्तियार नहीं करते। शहबाज शरीफ साहब का जो इनर सर्कल है वो किसी दौर में चौधरी निसार साहब के साथ हुआ करता था, जो बतौर वज़ीर दाखिला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से 2 साल तक मिले ही नहीं थे, और वो इतना फ़र्क था दोनों की सोच में कि जब पावर में थे उसके बावजूद भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अब तो फिर पावर में नहीं है, अब तो रास्ता बनाना है। तो इसीलिए ये कहना कि सारी पार्टी जो है वो एक ही स्टैंड पॉइंट, एक ही मौक़िफ़ पे इकट्ठी हो जाती है, ऐसा है नहीं। क्योंकि वोट को इज़्ज़त दो वाली तहरीक भी जब मियाँ साहब ने लंदन बैठ के शुरू की थी तो यहाँ पर नून लीग के बहुत से लोग जो हैं वो खाइफ हो गए थे। उन्होंने कहा था कि आप ये बातें मत करें, हमारी कबूलियत ख़त्म हो जाएगी, हम सिस्टम से आउट हो जाएंगे। और बहुत से रहनुमा स्टेज पे गायब दिखाई दिया करते थे जलसों में। इसके बाद जब PDM बनी तो उसके अंदर जो मोहसिन दावड़ साहब थे और लोग थे, उनको स्टेज पे आने से रोक दिया था यहाँ पे नून लीग के लोगों ने, जबकि ये बाहर बैठ के इनकलाबी तकारीर भी कर रहे थे उस दौर में। तो लगता यही है कि ये जो डिवाइड है ये इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब जो PMLN A है उसको तो भूलने का टाइम आ गया शायद, क्योंकि जो B वाली सोच है सिर्फ वही चलती दिखाई दे रही है। और वापसी की जहाँ तक ख़बरें हैं तो वो कहा जा रहा है कि एक तो 16 सितंबर से मशरूत हैं, चीफ जस्टिस साहब की तब्दीली के बाद ज़्यादा कंफर्टेबल वो फील करेंगे शायद, और वो भी उनकी अपनी अजम्पशन है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी रैशनल सोच है कि वो ये सोचते हैं कि अगर वो रिप्लेस हो जाएंगे मैं वापस आऊँगा, मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, और से भी कबूलियत अभी रहती है। ऐसे ही है, देखें ना, ये पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं है ना कभी। अब देखें, जब भुट्टो साहब ने इंतखाब किया ज़िया-उल हक साहब का, तो उन्होंने यही सोचा कि ये वो इंसान है जो कभी भी मेरे खिलाफ नहीं सोच सकता। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस जब कोई भी आता है तो कुछ पार्टियां सिक्योर फील करती हैं, कुछ नहीं, लेकिन कभी भी आप एक आदमी को ताकत एक्वायर करने से पहले जज नहीं कर सकते। जब तक वो पावर में आता है तभी जज कर सकते हैं उसको। तो ये चीज़ है कि अगर इनकी अजम्पशन है कि उसके बाद मैदान इतना साफ होगा कि मैं आके 2/3 अक्सरियत ले लूँगा, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा होने वाला है। अभी शहबाज शरीफ साहब बार बार कह चुके हैं वो लंदन जाएंगे और फिर नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, आइंदा चंद दिनों में वो जा सकते हैं, उनकी अहलिया की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो शहबाज शरीफ साहब ने इस वजह से जाना भी है। तो ऐसा तो नहीं कि वो नाराज़ हों, वरना तो पहले दिन से ही जैसे ही हुकूमत ली तो मरीम साहबा कहती थी कि हम ये गंद अपने ऊपर क्यों लें, हमें इलेक्शंस में चले जाना चाहिए, वो नहीं हुआ।
बहुत सी दीगर चीज़ों पर इख्तलाफ होगा, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से साथ चल रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने जब कह दिया तो अब तो बात ही खत्म हो गई कि नवाज शरीफ साहब वही करेंगे जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो अगर 30 साल से वो आंख का तारा है तो अब नवाज शरीफ साहब भी बनना चाह रहे हैं, वो मान रहे हैं, वो हाजिर हैं, तो फिर भी कोई रुकावट तो समझ नहीं आती। अब वही बिल्कुल यही सवाल वो शहजाद इकबाल साहब ने किया राना सनाउल्लाह साहब से कि आप जो कह रहे हैं कि वो उनकी और शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उनके दौर में अगर हम देखें तो तजादात बहुत ज़्यादा थे, कोलियन बहुत था। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सीपैक को देख लें कि नवाज शरीफ साहब के दौर में कितनी हेल्प ली राहील शरीफ साहब से, इस्टेब्लिशमेंट से नवाज शरीफ साहब ने। तो आप इस बात को डिनाई ना करें कि इतना फ़र्क नहीं है दोनों की सोच में। तो शायद वो मैं समझता हूँ कि कंसिडर नहीं कर रहे इस बात को, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अभी तक जो उनका रिकॉर्ड कहता है वो इस तरह की पॉलिटिक्स के कायल नहीं है जो नवाज शरीफ साहब को यहीं से मजीद आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक के फौरन बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो ऐवान वज़ीर-ए-आज़म पहुँच गए, वहाँ पर इस्तकबाल किया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। अब आगे किस तरह से बढ़ना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अटॉर्नी जनरल जो सबसे बड़ा एक आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफिसर होता है जिसने हुकूमत को डिफेंड करना है, उनके हवाले से अहकामात निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने दिए हैं कि जी आप काम जारी रखें। लेकिन काबीना तो सारी चली गई, तो क्या कुछ और भी लोग हो सकते हैं जो काम जारी रखेंगे या बिल्कुल नई काबीना होगी? अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं वो टेक्नोक्रेट्स के आ रहे हैं जिनका सियासी उस तरह से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मुजम्मिल बड़ी बात यह है कि इस वक्त चैलेंजेस बहुत हैं। टेररिज्म आप देखिए, वाक़यात हमें बढ़ते नज़र आ रहे हैं अफसोस के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात आप देख लें, भारत का तो हमेशा से में चैलेंज रहा ही है। फिर सबसे बड़ा इस वक्त इकनॉमिक एक मेस है, पता नहीं इससे हमने किस तरह से निकलना है। IMF के साथ अभी तो फौरी तौर पर मज़ीद 6 माह हैं, उसके बाद प्रोग्राम निगोशिएट करना है। ये सेटअप जो टेक्नोक्रेट सेटअप जिसकी बड़ी बात होती थी, बड़े डिस्कशंस होती थी और बड़ी डिबेट होती थी कि एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जो सियासत से बिल्कुल हटकर हो और बिल्कुल मुल्क के लिए फैसले कर सके। अब वो आ रहा है और कम से कम 6 महीने तो रहेगा। तो क्या ये परफॉर्म कर सकेगा? क्या इसके पास इख्तियारात होंगे? निगरान वज़ीर-ए-आज़म के पास तो कोई इख्तियार मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन क्या काबीना में जो लोग आएंगे वो कोई अपना काम, कोई अपना एजेंडा, मिसाल के तौर पर हफीज़ शेख साहब हैं, वो एक इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकेंगे, या जो वज़ीर ख़ारजा होगा वो कोई इस तरह का डिसीजन ले सकेगा, या बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ डमी होंगे सब? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम बैठकर डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो एक ऐसी हुकूमत जो इलेक्शन करवाने के लिए आ रही है, क्या ये परफॉर्म कर पाएगी या नहीं? क्या ये इकॉनमी को ठीक कर सकती है या नहीं? क्या ये सिक्योरिटी मामलात को बेहतर कर सकती है या नहीं? क्या ये IMF से निगोशिएट कर सकती है या नहीं? तो हमारे इस सवाल के अंदर ही एक ऐसी रियलिटी छुपी हुई है कि अगर इसको सोचा जाए तो सवाल ये बनता है कि ये सारी डिबेट करनी क्यों पड़ रही है कि एक निगरान सेटअप जिसकी आइनी तौर पे इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है कि वो इलेक्शन करवाए और घर जाए, बिल्कुल सही। तो उसका एक दायरा कार इतना वसी हो गया कि हम बैठकर अब ये सोच रहे हैं कि IMF का ये क्या करेंगे, फ़ॉरेन पॉलिसी इनकी क्या होगी, आगे हिंदुस्तान के इलेक्शन भी आ रहे हैं, उस हवाले से क्या पॉलिसी इख्तियार करेंगे, इसके अलावा वेस्टर्न बॉर्डर पे टेररिज्म हो रहा है उस पर क्या पॉलिसी होगी। तो सबसे बड़ी जो जिसको लम्हा फ़िक्रिया कहना चाहिए वो यही है कि अनफॉर्चुनेटली जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं उनकी कमज़ोरी का ये आलम है कि अब सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं, इस सेटअप के अंदर कोई नज़र ही नहीं आ रहा, और साथ ये भी नहीं पता कि 6 महीने तो कम से कम है ना, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है वो क्या होगा इसका भी किसी को इल्म नहीं है। और इसमें अगर 6 महीने लगाते हैं तो वो साल हो जाएगा जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। बिल्कुल, और वहाँ पर भी आप देख लीजिए कितनी देर से ये एक तो असम्बलीज़ की डेजोल्यूशन हो गई जो कि वैसे ही अनडेमोक्रेटिक चीज़ है, लेकिन हो गई और तब से चली आ रही है। उसको तो सक्सेस समझी जा रही होगी ना कि इतना अच्छा वो चल गया है पिछले 7-8 माह में खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में कि देख लें कोई मसला ही नहीं हुआ, कोई झंझट नहीं है, कोई असम्बली नहीं है, कोई तकरीरें नहीं है, वो जी ये हो गया, कोई अपोजिशन, कोई मसला ही नहीं हो रहा, बड़ा स्मूथली। आप कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको डिसीजन करने का किसी से, जहाँ बहस होनी है कोई कानून पास करने के लिए, आप देख लीजिए बजट भी आ गया, ट्रांसपोर्टिंग्स भी हो रही हैं, सारे काम चल रहे हैं। सबसे बड़ा सूबा तो आबादी के लिहाज से पंजाब है, 12 करोड़ आबादी है। नहीं लगता तो चल रहा है जनाब। आप इम्प्रेस नहीं हुए उस पॉलिसी से कि ऑनलाइन देख देने की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है पंजाब गवर्नमेंट ने, इसलिए तो उसके बाद भी आप कन्विंस नहीं हो रहे कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ कि जब कहा जा रहा है 7-8 महीने अगर इस तरह गुजर गए तो 7 साल गुजार लें, उसमें क्या मसला है, तो ऐसे ही गुजार लें आप।
इस पे जरूरत ही नहीं है, बजट भी कम होगा, एमएनए एमपीएस की ना तनख्वाहें होंगी ना टीएडी होंगे, बस जनाब ये 8-10 आप मिनिस्टर लगाएं, उधर भी हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अब देखते हैं नया सेटअप क्या आता है और इसी तरह मुल्क को चलाते रहे। देखिए फ़र्क ये है कि ये कहना कि टेक्नोक्रेट्स बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकते, ऐसा तो शायद ना हो, क्योंकि जितनी उनको ताकत दी जाएगी उसके बाद इख्तियार तो होगा उनके पास, और वो ताकत भी इस शर्त पे मिलेगी कि वो जो पॉलिसीज़ उनको दी जाएंगी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन एक फ़र्क क्या होता है एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट में और टेक्नोक्रेट में, कि जो एमपीए या एमएनए है वो आवाम को आंसरेबल होता है। अगर उसने 5 साल दौर में या जितना भी उसको अरसा मिला है उसमें कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है या फिर अपनी तनख्वाहों को बढ़ा लिया है या मराहत ले ली हैं, तो अगले इलेक्शन में आवाम के पास जाएगा तो हल्के में वो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आवाम क्रिटिसाइज़ करेगी, सवाल भी करेगी उससे। टेक्नोक्रेट के ऊपर ये प्रेशर ही नहीं होता कि दे आर आंसरेबल टू पीपल। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि अगर वो परफॉर्म करें भी तो उनका एहतसाब करने का जो आवाम के पास एक मैंडेट होता है इलेक्शन की सूरत में, जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, वो एक्सरसाइज नहीं हो सकता। मैं अगर मुझे बुलाया गया है बाहर से, मैं सिटी बैंक का मुलाजिम हूँ या यूएन में काम करता हूँ, और मुझे आके कहा गया है कि जनाब इतना टाइम है और ये काम आपने करके देना, मैं जिस तरह मर्जी उसको कंडक्ट करूं, कल को मुझसे कौन सवाल करेगा? कोई नहीं कर सकता। अभी पिछले दौर के अंदर जो लेजिस्लेशन हुई थी उसके बाद तो स्टेट बैंक के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ नैब भी कार्रवाई नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू पीपल। सबसे बड़ा फ़र्क यही है एक पॉलिटिशियन में और उनमें, कि हल्के में जाने का प्रेशर और टेंशन उनको नहीं होती। तो इसीलिए वो परफॉर्म करें या ना करें, मैं दोनों केसेस में ही डिफ़ीट देख रहा हूँ पॉलिटिशियंस की, क्योंकि अगर वो परफॉर्म करते हैं फिर तो और भी बुरा है। पाकिस्तान के लिए जो अच्छा होगा वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा। ये 5 साल, 10 साल, 15 साल पॉलिसी नहीं है, ये 6-7 महीने की पॉलिसी है ना। अगर वो परफॉर्म कर भी लें तो पॉलिटिकल क्लास तो आउट है, उनसे कल को कंपैरिजन होगा कि जनाब आपने तो कुछ नहीं किया। और उनको हो सकता है 2 साल कंटिन्यू करवा दिया जाए, चंद साल कि भाई आप चलें। वो तो आप खुद कह रहे हैं कि जितना भी उनको कंटिन्यू करवाया जाए वो हो सकता है कि वो उस पर भी कोई जवाज़ मिल जाए। वैसे तो मार्च से आगे जाने का जवाज़ नहीं है। डिलिमिटेशन का आर्ग्यूमेंट भी अगर आप ले आएँ बीच में, सेंसस का भी ले आएँ, मरदमशुमारी की भी बात कर लें, तो उससे आगे पता नहीं कैसे जा सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। शायद ये भी मुश्किल फैसले जो जिनको आप कहते हैं कि जब आप जो बात कर रहे हैं दुरुस्त है कि उनका कोई ना वोट बैंक है ना कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो आए हैं लिमिटेड पीरियड के लिए आए हैं, अपना नाम बनाए, काम करें, वो जो मर्जी फैसले वो कर जाएं, जिनको हम मुश्किल फैसले कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन करनी है कर दें जी, ये करना है, जो कहते हैं जी एक समत दे जाएं, डायरेक्शन दे जाएं, बिजली और महंगी है, गैस और महंगी करनी है, अभी पानी के बिल हम देख रहे हैं वो महंगे। तो ये जो कहते थे जी हमने मुश्किल फैसले किए, हमने अपनी सियासत दफन कर ली या रियासत बचा ली, तो उनको इस तरह की टेंशन नहीं है। वो आएंगे बिल्कुल जो IMF जिस तरह से कह रहा होगा, नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल आप काम परफॉर्म करें, जस्ट बैक करें हमें, और ताकि हम वक्त भी सारा गुजार दें। तो नीचे पब्लिक तो कोई प्रेशर आ ही नहीं सकता, जो हाल हो गया अब जिस तरह से। नहीं, फिर यही है ना कि अगर मुश्किल फैसलों से आसानी हो रही है तो फिर मुश्किल फैसले करते रहें, 10 साल तक करते रहें आगे। फिर तो अगर ये बहुत एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है निगरान सेटअप का कि उसने आके हर वो फैसला करना है जो पॉलिटिशियन नहीं कर सकता, तो फिर इसका मतलब यही है कि फिर तो चलना ही उनको चाहिए, पॉलिटिशियन को तो आना ही नहीं चाहिए। अगर वो हेजिटेंट है या उसको कोई झिझक महसूस होती है कोई ऐसा फैसला करने में जो लॉन्ग टर्म में मुल्क के लिए अच्छा हो। IMF की जहाँ तक बात है, वो निगरान सेटअप आ जाए, इलेक्टेड आ जाए, कोई भी आ जाए, सुननी उनकी पड़ेगी, उसमें आप कन्फ्रंट नहीं कर सकते, आपके पास मार्जिन नहीं है। इतना इंडेप्टेड कंट्री कि हमारे बड़ों ने नहीं चाहा था कि इस तरह से हुकूमत चले, बिल्कुल ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही जब पाकिस्तान बना था तब ये इन्विजन नहीं था, वो ये जमहूरियत का था। लेकिन एक और बड़ी मैंने दिलचस्प बात पढ़ी आज कि जो ये सेटअप बन रहा है, क्या ये कॉम्पिटेंसी पे बन रहा है या ओबीडियंस पे बन रहा है? शहबाज शरीफ साहब ओबीडियंट बहुत थे, कॉम्पिटेंसी बाद की चीज़ है, तो ये सोचकर लाया जाएगा उसामा। लेकिन देखे ना, आपने खुद कहा वो ओबीडियंट बहुत थे, उनको फ़ायदा हुआ इस चीज़ का, आपको लगता है? क्योंकि जिस वो अपना जो शख्स चाह रहे थे निगरान सेटअप के वजीर आजम के तौर पे, क्या वो आ सका? नहीं आया। तो फिर आपकी ओबीडियंस का क्या फायदा? वापस ला पा रहे, बाकी तो छोड़ दें, जो सबसे बड़ा एजेंडा। लेकिन उन्होंने अपने केसेस तो खत्म करवा लिए, केसेस खत्म हो गए, उन्होंने जो अपोजिशन थी वो तो खत्म, माइनस ही कर दिया, जो सबसे बड़ा खतरा था। यहाँ तो उन्होंने गेन कर लिया ना। नहीं, वहाँ अगर किया भी है, वो तो पार्लियामान को भी उन्होंने नैब लॉस पास करवाने के लिए किया, वो सब किया, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो तो इक़्तिदार में आने के बाद आप खुद हल कर सकते हैं किसी हद तक। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अगर वो अगले सेटअप में 5 साल अगले इंश्योर नहीं करवा सकते तो फिर तो फेलियर है। उसकी वजह ये है कि 1 साल इन्होंने क्यों लिया था? क्या कोई गारंटी? अगर इलेक्शंस भी नहीं करवा सकते कि चले जी ये भी कर देंगे जी, 6 महीने से आगे एक दिन नहीं जाएगा। अभी तो सिद्दीक जान ने जिस तरह बताया, वो पहली चीज़ वो कह रहे थे कि जी सेटअप इस तरह का आएगा, आप भी यही, हम भी ये बात करते थे।
वो निगरान वज़ीर आज़म का हमने देख लिया, वो किसी जमात का नहीं, वो वहीं से हुआ। अब वो एहतसाब का कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि लिस्टें भी दी जा रही हैं पार्टीज को, भाई ये बंदा नहीं होगा। इससे ज्यादा ओबीडियंस क्या होगी? लेकिन पार्टीज खुद बहुत केयरफुल है ना। पीपल्स पार्टी का आप खुद अगर कंडक्ट देखें पिछले 1-1.5 साल, आपको नजर आ जाएगा कि उनको लिस्ट देने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही ऐसे चेहरों को चाहते हैं सिस्टम में लाना जो कि आगे चला सके, मामलात को स्मूथली हैंडल कर सकें। कन्फ्रंटेशन करके उन्होंने देख ली है, ठीक है, 2 वज़ीर आज़म दे हैव लॉस्ट देम, और उसके बाद जो उन्होंने सीखा है वो यही सीखा है कि ऐसे आदमी को लाया जाए जो कॉपरेट करे। सिर्फ नज़र ये आ रहा है कि एक नया तजर्बा होने जा रहा है इस मुल्क में, और आज के दिन जिस दिन यौम आज़ादी है, जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, हम दुआ करते हैं कि चलें पाकिस्तान के लिए यही बेहतर हो। अगरचे ये थोड़ा हमें मुख्तलिफ लग रहा है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हटकर लग रहा है, अल्लाह करे कि बेहतर हो, लेकिन मुश्किल हो जाता है कि अगर आप ऐसा सेटअप चला भी लें तो आगे कंसिस्टेंसी नहीं रहती, एक तसलसल नहीं रहता पॉलिसीज़ का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला तारीख का अमीर। आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।